सबसे पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं जैस्मिन जी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। आपका प्रोग्राम बहुत सफल है और उसके लिए एक बार तालियां जरूर आप बजा सकते हैं। एक महिला होकर के इतनी मेहनत करके, मैं कल से देख रहा हूं उनको, इतनी मेहनत की है, कितनी भागदौड़ करने के बाद सारी एक एक चीज यहां पर जो व्यवस्था की है वो जैस्मिन जी ने खुद की है। इसलिए आप बहुत ही बधाई की पात्र हैं। आज मैं आपको कुछ मिलूजुली जानकारी दूंगा। यहां पर नगों की बात हुई। बहुत सारे ज्योतिषी नगों को नहीं मानते, वो बोलते हैं नग नहीं, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे वास्तु शास्त्र को भी नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजी को उठा के साइड पे कर देते हैं कि नहीं, और बहुत सारे लाल किताब वाले वो वैदिक के अंदर ही कुछ ना कुछ नुक्ता चुनी करते हैं, को कहते नहीं वैदिक में कमी है, वो अपने आप को शिरोमणि बोलते हैं। तो आज मैं एक एक चीज का वैज्ञानिक रहस्य आपको बताऊंगा। पहले मैं रत्नों से शुरुआत करता हूं कि रत्न हमारे शरीर में हमारी बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या नग पहनने से आप जो चाहते हैं वो मिल जाता है? क्योंकि रत्नों का कहीं जिक्र ज्यादा होता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि इंद्र के जो सिंहासन होता है उस पर भी रत्न जड़े होते हैं, और उनके मुकुट में भी रत्न जड़े होते हैं। इसका मतलब रत्न कोई दिव्य शक्ति लेके पैदा होता है, और ये प्रकृति के अंदर ही पैदा होता है। हम लोग उसको बेचते हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों को नहीं पता होता, वैज्ञानिक हमें पूछते हैं ये उठा के मैंने फेंक दिया, क्या फर्क पड़ेगा? टीवी डिबेट में बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं इनसे कुछ नहीं होता, ज्योतिषियों का सिर्फ कमाने का धंधा है। अगर कमाने का धंधा है हमारा, तो कोहिनूर हीरा इतना कॉस्टली क्यों? क्या खूबी है उसके अंदर? उसके ऊपर इतने युद्ध लड़े गए क्यों? क्या खूबी है उसके अंदर? हीरे के अंदर क्या खूबी है ऐसी? इसलिए जब आप रत्न पहनते हो तो इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। वैज्ञानिक आधार यह होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होती है जिसको ओजोन परत बोलते हैं। जो पृथ्वी की ओजोन परत है, ऐसे हर 84 लाख योनियों की एक ओजोन परत होती है। वो सेंसर का काम करती है। अगर आपके सामने शेर आ जाए, सांप आ जाए, कोई भी आ जाए, काटने के लिए आ जाए, तो उसका सेंसर और हमारा सेंसर दोनों की ओजोन परत इस बात का एहसास लगाती है कि कौन पावरफुल है। अभी ये एक लेक्चर मैंने नागपुर सम्मेलन में दिया था इसी के ऊपर, और उससे अनुमान लगा करके हम अटैक करते हैं। इसी प्रकार से जब आप नग पहनोगे तो विज्ञान ये कहता है कि ये, मान लो मैंने पुखराज पहना हुआ है, तो ये येलो कलर को थ्रो कर रहा है, बाकी के 6 कलर को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब येलो कलर को थ्रो करेगा तो आपका जो 7 कलर का ऑरा है उसके अंदर येलो कलर बढ़ जाएगा, और जब येलो कलर बढ़ेगा तो आपके चारों तरफ येलो कलर बढ़ेगा, और येलो कलर बढ़ेगा तो येलो कलर बृहस्पति से लिंक है, और बृहस्पति के अंदर जो खूबियां हैं वो सारी की सारी खूबियां आपको मिलेंगी। अगर मान लो मैं पीला कपड़ा पहन लूं तो भी यही स्थिति आएगी, हल्दी की गांठ पहन लूं तो भी यही स्थिति आएगी, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से काम करते हैं। ज्यादा स्पीड से ये है कि मेरे पास अभी ये 11.25 रत्ती का मान लो पुखराज है, अगर इसको मैं 100 रत्ती का कर दूं, और 100 रत्ती का करने के साथ सूर्य को मैं कंसंट्रेट कर दूं इस तरीके से, सूर्य को ऐसे, तो थोड़ी देर के अंदर सूर्य की किरण को अंदर ये एकाग्र करके मेरी उंगली को जलाना शुरू कर देगा। ये एक थ्योरी है। जब आप लेंस को अगर सूर्य की तरफ कर देते हो तो नीचे आग लगा देता है। अभी अभी मैंने एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, उन्होंने 7
ऐसे शीशे लेकर के सीधे सूर्य को कंसंट्रेट किए और सामने एक प्लाई लगा दी बहुत बड़ी, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर दिया, वो प्लाई जल गई। इसका मतलब जब आप कोई स्टोन पहनते हो, जिस कलर का पहनते हो, वो अपने कलर को बाहर फेंकता है, आपकी ऑरा में फेंक देता है। जब ऑरा में फेंक देता है तो आपका उस कलर से रिलेटेड ऑरा मजबूत होता है, और जब वो कलर से रिलेटेड ऑरा मजबूत होगा तो उस कलर से संबंधित आपकी बॉडी के अंदर वही चीज स्ट्रांग हो जाएगी। विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। अब सरकार अगर हमें मदद करे तो हम इसको दिखा भी सकते हैं कि कैसे फल करेगा। भाई ये छोटा सा नग है, इसको समय लगेगा, ये मुझे लगातार बचाएगा, लगातार बचाएगा। लेकिन अगर मैं और बड़ा पहन लूं तो और ज्यादा इसका रिजल्ट आएगा। इसलिए कलर थेरेपी का सिद्धांत काम करता है। आप देखिए, मौलवी होता है मुसलमान, वो हरे रंग को मानते हैं लेकिन टोपी और सफेद कपड़े पहनते क्यों? कि सफेद कलर चंद्रमा का है और चंद्रमा मन को शांति देता है, चंद्रमा मन सो जाता है। ग्रंथी सरदार लोग जो ग्रंथी होते हैं वो भी सफेद कपड़े पहनते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और मंदिर का पुजारी वो भी सफेद पहनता है, और जो पादरी है ना, पॉप, वो भी सफेद पहनता है। ये कंसेप्ट कहां से लिया? कलर थेरेपी का कंसेप्ट कहां से मिला? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे वेदों के अंदर जो कलर का सिद्धांत सबसे पहले हमने दिया, उसी से कॉपी किया। उनको पता है कि अगर आपको ध्यान में बैठना है, कंसंट्रेशन करनी है, तो आपको व्हाइट कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि व्हाइट अपनी धोती पहन करके ध्यान में बैठ जाते हैं, उसका इफेक्ट होता है। अभी स्वामी दयानंद जी ने ये कपड़े पहन रखे हैं भगवे, उधर हमारे महामंडलेश्वर जी ने कपड़े पहन रखे हैं भगवे। भगवे कलर का भी अपना महत्व होता है, काले कलर का भी अपना महत्व होता है। अब अंग्रेजों के टाइम से आप देखें कि काले कलर टीटी पहनते हैं, बेरहम होते हैं। काला कलर तांत्रिक पहनते हैं, बेरहम होते हैं। काला कपड़ा जेल का जल्लाद पहनता है, किसी को फांसी देता है। ब्लैक कैट कमांडो काले कपड़े पहनते हैं। और जितने भी लोग हैं, मुस्लिम लेडीज हैं, वो भी ज्यादातर काले कपड़े पहनती हैं। काला कपड़ा शनि से रिलेटेड है। अब जितना आप काला पहनोगे, शनि का प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा बेरहमी का काम कर सकते हो। इसलिए तांत्रिकों को जब ज्यादा काम ऐसा करना होता है तो काला वो डाल के पहनते हैं। वकील अगर सफेद कपड़ों में ही अगर वकालत करने लगे तो वकालत नहीं कर पाएगा, वो उसको बेचैनी हो जाएगी बेचारे को। उसको मतलब नहीं है कि आपका तलाक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, पहले फीस जमा करो तो कोर्ट में खड़ा होऊंगा जाकर के। कलर थेरेपी है ये, इसका सिद्धांत है। इसलिए नगों के अंदर कलर थेरेपी काम करती है। कोई भी चीज अगर आप नग पहनते हो, यह है इसका साइंटिफिक आधार। दूसरा आधार होता है इसका आध्यात्मिक और मनोबल को चेंज करने वाला। वो कैसे? अब यहां पर बहुत सारी विदुषी आई हुई है। ऐसे ही मान लो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में कोई फंक्शन हो अच्छा, और अपने यहां पर एक हार पहन के जाएं लोहे का, कड़ा भी लोहे का, चैन भी लोहे की, और एक पहन के जाए सोने की। और जो लोहे वाली पहन रखी है वो बहुत खूबसूरत है, और जिसने सोने का पहन रखा है वो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो लोग किसके पास ज्यादा होंगे? सोने वाली के पास। कितने का लिया है, कितने का है? बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी लग रही। लोहे वाली को पूछेंगे बड़ी पागल है, लोहे का पहन के बैठी है। इसका मतलब धातु की वैल्यू है। बोलते क्या फर्क पड़ता है? फर्क को नहीं पड़ता। अरे उसको समझने की जरूरत है। जो ये बोलते हैं धातु से कुछ नहीं होता, लोहे की रिंग पहनने से क्या हो जाएगा, हमने कहा तुम लोहे की मत पहनो ना, लोहे की जाकर के गले के अंदर जंजीर डाल के घूमो, क्या दिक्कत है? लोग तुम्हें पागल बोलेंगे और पूरा वर्ल्ड पागल बोलेगा, यही नहीं कि हिंदुस्तानी बोलेगा। इसका मतलब
लोहा शनि से संचालित है, गोल्ड सूर्य से संचालित है, और गोल्ड धातुओं का राजा है और ग्रहों का राजा सूर्य है, इसलिए उसका प्रभाव आता है। इसलिए धातु का भी इफेक्ट आता है और नगों का भी इफेक्ट आता है और कलर का भी इफेक्ट आता है। जब आप अच्छा कलर पहनते हो तो अच्छे लगते हो, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप पढ़ो तो आप व्हाइट कपड़े पहन करके पढ़ो, हरे कपड़े पहन करके पढ़ो। हरा कपड़ा बुद्धि मेमोरी का काम करता है, सैटेलाइट कलर है ये। सैटेलाइट कलर का मतलब होता है कि आपको जो मेमोरी जाती है वो अंतरिक्ष में सेव होती है, माइंड में सेव होती है और चित्त में सेव होती है। 3 जगह मेमोरी सेव होती है आपकी। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो एक ऊपर जाती है, भगवान की जो वेबसाइट है, भगवान का सर्वर है, हार्ड डिस्क है, वहां भी सेव होती है और वहां से उसको लाता है बुद्ध। अगर आप हरा कपड़ा पहनते हो तो आपको जल्दी मेमोरी आएगी, व्हाइट कपड़ा पहनते हो तो कंसंट्रेशन अच्छी आ जाएगी। तो इनका बेनिफिट होता है। पहले जमाने में सरकारी स्कूलों में यही ड्रेस होती थी, सफेद और हरी। बाद में कॉन्वेंट आ गए, अंग्रेज आ गए, उन्होंने इस ड्रेस को चेंज कर दिया। इसलिए आप नग अच्छी क्वालिटी के अगर आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसका आपके ऊपर प्रभाव आएगा और आपका मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बढ़ जाता है कि एक मोबाइल है, एक नॉर्मल कोई 2-4-5 हजार का मोबाइल लेके चले। मान लो मेरे पास 5 हजार का मोबाइल हो और मेरे जूनियर के पास में एप्पल का हो तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो वहीं गिर गया। बोलेंगे रावत जी ने 5 हजार का ले रखा है, इसके जो साथी है इसके पास 1.5 लाख का है। तो मेरे से कोई नहीं पूछेगा कितने का लिया, उससे पूछेंगे कितने का लिया भैया। इसका मतलब मनोबल, आत्मबल और हमारा जो बाहरी बल है वो बढ़ जाता है। इसलिए अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कलर के पहनना, अच्छी रिंग पहनना, अच्छी धातु यूज करना, इन सब का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर मन के तौर पे आता है। और मन के तौर पर अगर आ गया, चंद्रमा मजबूत हो गया तो आपकी बाकी चीजें मजबूत हो जाती हैं। जैसे कभी बताया था प्रोफेसर साहब ने, मन हमारे 10 इंद्रियों को संचालित करता है। चंद्रमा पीड़ित आदमी होता है जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है, जिसका चंद्रमा अमावस्या का होता है, चंद्रमा राहु के साथ होता है, चंद्रमा नीच के साथ होता है, हालत खराब होती है। अभी चंद्रमा नीच का था, केतु के साथ था, खामा के डिप्रेशन हो रहा था। मुझे बैठे बैठे टेंशन हो रही थी। मैंने कंप्यूटर पे देखा, मैं चंद्रमा नीच का केतु के साथ, मैं कहा छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गया। फिर इसका मतलब आप मन को मजबूत जब करोगे तो ज्योतिषी का काम है काउंसलिंग देकर के मजबूत करना। पैसा लो, लेकिन जैसे अभी वो बता रहे थे जेम्स वाले, या सामने बात आई कि भाई बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं। जिसके पास दिमाग है वो अपने दिमाग का पैसा लेता है। लोग हमें भी बोलते हैं अनुभव का पैसा लेता है। आपका अनुभव कम है तो आप थोड़ा कम ले रहे हो, मेरा अनुभव ज्यादा, मैं ज्यादा लेता हूं। लेखराज जी का अनुभव है, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। उनको कोई 1 लाख देंगे तो 1 लाख भी लोग तैयार हो जाएंगे देने के लिए, कि उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलवानी है। तो इस वजह से एक्सपीरियंस जो होता है, आपकी सटीकता उसके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा मैं, अगर आप सात्विक काम करते हो और आपका मन ये कहता है कि मैंने ईमानदारी से पैसा लिया है, तो आपको रात को नींद चैन की आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ में आपको यह फील होगा कि मुझे अच्छा काम करना है, और आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और गलती से कहीं आपने किसी फिल्म स्टार को साथ लगा करके और किताब बना करके बेचनी शुरू कर दी तो समझ लो रात भर नींद नहीं आएगी और शुगर हो जाएगी 400-500 आपकी, इतना तो फर्क पड़ जाएगा, टेंशन हो जाएगी। क्योंकि गलत पैसा किसी को नहीं छोड़ता, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान कर लो। पैसा हम भी लेते हैं, कमाते भी हैं, चैन से रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है किसी के साथ गलत ना हो जाए। और गलत किसी के साथ मान लो हमारी प्रोडक्शन हो भी कि तो बोल देते हैं दोबारा पूछ लो, हो सकता है उस समय हमारा ही चंद्रमा खराब हो गई। तो इसलिए
ज्योतिष के जो आदर्श हैं उनको आप फॉलो करिए। रत्न आप दे सकते हैं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ऐसी पूजा पाठ भी मत करो कि आपने पूछा भाई 100 ब्राह्मणों को जाकर के मैं हरिद्वार में पूजा करवाऊंगा, ब्राह्मण एक भी नहीं गया और पैसे भी आपने ले लिए। फिर आपको बेचैनी होगी पूरी रात, तो ब्राह्मण कहाँ है 100, वो पूजा कहाँ है, तो फिर खुद आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए रत्न विज्ञान है और ये काम करता है हमारी ऑरा के साथ जुड़ करके। वास्तु की भी बात होगी। वास्तु में भी लोग हमें बहुत बोलते हैं, यही मकान है साहब, यही होटल है, बड़ा चलता था कभी, आज इस होटल में क्या हो गया, इसी मकान में अमिताभ बच्चन सुपर स्टार बना था, अब क्या हो गया इस जलसे में। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को समझने की आवश्यकता है। अगर आपका मकान वास्तु दोष में है और उस समय आपके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उस वास्तु दोष के मकान में भी आपकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, आप उसको खींच ले जाएंगे। और जैसे ही आपका वास्तु दोष का मकान है और आपका ऑरा का लेवल और ग्रह गति डाउन पे आएगी, शनि की 7.5 राहु वगैरह आएगा, उसी टाइम पर वही मकान आपको नुकसान करना ज्यादा शुरू कर देगा। इसलिए ग्रह का और घर का दोनों का चोली दामन का साथ होता है। यह सच है कि अमिताभ बच्चन उसी बंगले के अंदर ऊपर उठे और उसी में डूब गए। जब वो डूबे तो उनके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव था। हरवंश राय बच्चन साहब उन पर, मैडम तेजी बच्चन उनके ऊपर, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन, इन सबके ऊपर, और साथ में जया, इन सबके ऊपर शनि का प्रभाव चल रहा था। जब 6 की 6 लोगों पर, 7 लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव आया तो मदर फादर चले गए, करोड़ों के लॉस में आ गए वो। और जब ग्रह ठीक होने शुरू हुए तो उन्होंने अपना घर भी वास्तु परफेक्ट कर लिया। अब जब आदमी दुखी होता है तो बहुत सारे लोगों को बुलाता है। अब उन्होंने परफेक्ट वास्तु के हिसाब से अपने मकान को बना करके रह रहे हैं, चैन के साथ रह रहे हैं। लेकिन वैदिक वास्तु और महावास्तु बड़ा फर्क है। महावास्तु वाला 10 लाख रुपए ले रहा सिखाने का, बड़ी अजीब बात है। ठीक है, सिखाओ, लेकिन आपने वैदिक को ही लेके चलना है, 5 तत्व को लेकर के चलना है। अभी सीढ़ी की बात आई, 5 तत्वों की बात आई, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक आपको टिप्स देके जा रहा हूं। वास्तु देवता इस तरीके से होते हैं और इधर सिर होता है। नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर है और उनके पैर हैं साउथ वेस्ट में। एक उनका लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट की तरफ उनका हाथ होता था, एक राइट की तरफ होता है। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां इसलिए मना की जाती हैं कि वास्तु देवता के सिर के ऊपर से उतरना और चढ़ना, हर वक्त उनके सिर के ऊपर से चढ़ना और सिर के ऊपर से उतरना, यह आध्यात्मिक तौर पर उचित नहीं, इसलिए हमारे वेदों में इसको मना किया गया। अभी मेरी साउथ इंडिया के अंदर मैंने एक सम्मेलन रखवाया है स्पेशल वास्तु का। मैंने उनको कहा है कि आप जितने भी साउथ इंडिया के वास्तु के एक्सपर्ट हैं उनको आप बुलाइए इसमें, और नॉर्थ इंडिया से मैं बुलाऊंगा, और दोनों आमने सामने बैठेंगे जैसे दोनों कब्बाली करते हैं। मैं कहा वो ये मुझे बताएंगे कि भाई आप यहां पर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट क्यों रखते हो, और मैं बोलूंगा नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट क्यों नहीं होनी चाहिए। आप भी साइंटिफिक दो, हम भी साइंटिफिक जवाब देंगे, तो कम से कम हिंदुस्तान के वास्तु में जो वेरिएशन है और जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं, क्योंकि मैं जब बेंगलोर में जाता हूं, हैदराबाद में जाता हूं, तो लाइन में नॉर्थ वेस्ट में सब बंगलों के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होती है। मैंने उनसे पूछा, मैं कि क्यों? बोले जी हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट।
जब वास्तु देवता के उत्सर्जन अंग यहां पर हैं, यहां से वो पेशाब करते हैं, यहां से अगर मल विसर्जन करते हैं, जब रास्ता यहां से है तो फिर इस हाथ से लैट्रिन करने का क्या मतलब है? वो तो होना नहीं चाहिए। या इस हाथ से साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट बनाते हैं, तो यहां क्यों होना चाहिए? या तो तुम वास्तु देवता को मानो मत, अगर मान रहे हो तो उसको फॉलो करो। ये ब्रह्म स्थान है बीच में, ये पेट है। पेट को खाली इसलिए छोड़ा जाता है, पेट के ऊपर अगर पिलर रखोगे, पेट के ऊपर अगर कोई चीज वेट डालोगे तो पेट खराब होगा। पेट के ऊपर अगर आप लैट्रिन डाल दो, गड्ढा डाल दो या किचन बना दो ब्रह्म स्थान के अंदर, आदमी बर्बाद होगा। ये आध्यात्मिक है, लेकिन इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है वो बृहस्पति का होता है, वो ध्यान का होता है। जहां बृहस्पति से ध्यान आता है, पैसा आता है, धन आता है, पुत्र सुख आता है, संतान का सुख आता है, जॉब आती है, भाग्य आता है, धर्म आता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब वहां से आता है। तो उस जगह पर अगर मैं रोज यहां से चलूंगा, चढ़ूंगा, लैट्रिन बना दूंगा, टॉयलेट बना दूंगा, यहां पर कुछ भी कूड़ा कबाड़ा रख दूंगा, झाड़ू जूते चप्पल रख दूंगा, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। घर के बच्चों पे भी आएगा, घर में सबसे ज्यादा गृहिणी रहती है, गृहिणी पे भी आएगा, धन पे भी आएगा। तीसरी पीढ़ी के ऊपर नपुंसकता आ जाएगी, उनके बच्चे जो होंगे हो नहीं पाएंगे, बांझपन आ जाएगा। क्योंकि आपने जो पॉजिटिव एनर्जी का जो जोन है पूरा की पूरा उसको कलप्स कर दिया है। ये साइंटिफिक है। अब मैं अपने विषय पे आऊंगा, ज्योतिष पर। ज्योतिष में जब आप फलादेश करते हैं तो उस समय कई बार ऐसी मजबूरियां आती हैं कि हम अच्छे भले ग्रह का फलादेश नहीं कर पाते। दिक्कत यह आती है कि ये ग्रह डिग्री के हिसाब से भी ठीक है, ग्रह बैठा भी अच्छी जगह पर है, फिर फल अच्छा क्यों नहीं कर रहा? क्या दिक्कत हो सकती है? तो हम ग्रह को ये देख लेते हैं कि ग्रह स्वराशि के अंदर है, मित्र राशि के अंदर भी है, मूल त्रिकोण का भी है, डिग्रिकल भी ठीक है, लेकिन हम उसके फल को अच्छे से जो होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। बोलते हैं कि बृहस्पति की दशा चल रही है, गुरुजी बृहस्पति पूरा 16 साल निकल गए, कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों हुआ? फिर हम उसको रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने एक सम्मेलन के अंदर बताया था कि ग्रहों की इन डिग्रियों के अलावा 36 अवस्थाएं होती हैं। 36 अवस्थाओं में ग्रह काम करता है, और वही 36 अवस्था मनुष्य की भी होती हैं। कभी कभी मनुष्य जागृत अवस्था में होता है, कभी सुप्त अवस्था में होता है, कभी स्वप्न अवस्था में होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यादि अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं। कभी हम बुढ़ापे में बालकपन जैसी हरकत करते हैं, और कभी बचपन में भी हम बुढ़ापे जैसी बातें करते हैं। उसके बाद 10 आदि दीप्त अवस्थाएं होती हैं, और 6 गर्भित अवस्थाएं होती हैं, और 12 शयन आदि अवस्थाएं होती हैं। तो मैं आज आपको 6 की बताऊंगा, बाकी की मैं बता चुका हूं पहले, ये 6 बच गई थी। कि कोई ग्रह लज्जित अवस्था में अगर हो, लज्जित अवस्था में वो अपना अच्छा फल नहीं दे पाता। अभी मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको, यहां जितने भी महान विद्वान बैठे हैं, और इनमें से मैं किसी को यहां आके खड़ा कर दूं कि आप स्पीच दीजिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आज गला खराब है, आज मूड ठीक नहीं है। हमने कहा क्या हुआ, रोज तो बड़े दाढ़ते हो, आज क्या हो रहा है? रोज तो अच्छी कथा कहते हो, आज कथा में गड़बड़ा क्यों रहे हो? तो उस दिन क्या हो गए, वो लज्जित हो गए। कई नेता रोज बहुत अच्छी भाषणबाजी करते हैं, लेकिन एक दिन अगर उनको बुला लो, जी आज उद्घाटन कर दो, बेचारे लाल पीले काले हो जाते हैं। इसका मतलब उनका ग्रह, वो जो ग्रह चल रहा है वो लज्जित अवस्था में चल रहा है। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव होता है,
हम उस टाइम लज्जित अवस्था में हो जाते हैं। अब मान लो ग्रह देखने में बड़ा अच्छा है, लगता है नेताजी तो बहुत बढ़िया है, कुर्ते पाजामे अच्छे पहन रखे हैं, बड़ा अच्छा ही काम करेंगे, सारा अच्छा काम करेंगे, लेकिन स्पीच नहीं दे पाए। ज्योतिषियों का भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कपड़े वपड़े तिलक विलक तो बड़े अच्छे जबरदस्त है, सुनने की बात सुनी जाएगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लज्जित हो गए। इसका मतलब मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है, और ग्रहों का सीधा प्रभाव हमारे ऊपर भी आता है। अब कोई ग्रह लज्जित अवस्था में कैसे चला जाता है? पंचम भाव के अंदर जो हमारी बुद्धि का होता है, सिर्फ स्पेशल पंचम भाव भी लिया गया इसको, वो बुद्धि का होता है। वहां पर पापी ग्रहों के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हो और उस ग्रह की दशा चल रही हो, उस टाइम आपके साथ ये परिस्थिति हो जाती है, वो लज्जित अवस्था में ग्रह आ जाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। यानी जो स्पीड है आपकी फल देने की वो नहीं मिल पाएगी, वहां आपको दिक्कत आएगी। और गर्भित अवस्था हो, गर्भित अवस्था का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति कभी स्टेज पे भाषण ही नहीं देता, स्टेज पे आता है, घबराता है, टेंशन होती है और तनाव में आता है, लेकिन किसी दिन उसकी ऐसी स्थिति आती है, उसका जो चंद्रमा होता है वो उस दिन गर्भित अवस्था में होता है। अरे बुलवाओ ना, देख लूंगा मैंने अभी कहा, मेरी बगल में भारती बैठी थी, है क्या भारती? यहां चली गई शायद। मैं कहा भारती जी स्पीच दोगी? बोले नहीं आज नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आदमी जो होता है उस कंडीशन में आ जाता है, और किसी दिन क्या होता है कि नहीं मैं बोलूंगी और बहुत अच्छा बोला। तो गर्भित अवस्था कि कोई ग्रह आपका उच्च का बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, और उसका मूवमेंट अच्छी जगह पे चल रहा है, और वो अपनी दिशा यानी ग्रह की महादशा चल रही है। महादशा में वो ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, आज की डेट में बैठा है शत्रु राशि में, बाई बर्थ अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। आज अगर खराब जगह पे चल रहा है वो और पाप प्रभाव में है, उसकी दशा चल रही है, गोचर के अंदर उसकी क्षुधित अवस्था है, वो अच्छा फल नहीं कर पाएगा। ग्रह की चौथी अवस्था होती है त्रसित। इस अवस्था को ध्यान के साथ सुने। कोई ग्रह जलीय स्थान में हो और जलीय राशि के अंदर हो, जलीय स्थान पे हो और जलीय राशि में हो, और वो ग्रह पीड़ित हो जाए, वो अच्छा फल नहीं करेगा, तृतीय अवस्था में आ जाता है। अभी जैसे बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर उच्च का हो जाए, सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति के लिए पारासेजनी का अच्छा फल नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा हो? हमने इसको रिसर्च किया, हमने कहा वजह क्या है? यहां तो राजयोग बना रहा है, और इस राजयोग में भी अच्छा फल क्यों नहीं देगा बृहस्पति सप्तम में? विवाह का नुकसान क्यों कर देगा वो? अगर उसके ऊपर एक भी किसी बुरे ग्रह की दृष्टि हुई तो वही बृहस्पति, क्योंकि जलीय राशि के अंदर उच्च हुआ, एंटी दिशा, जिस दिशा में वो बलवान होता है उसकी एंटी दिशा में वो बैठा है, और वहां पर पाप प्रभाव में आ गया, और उसके बाद में उसकी स्थिति खराब हो गई, इसलिए अच्छा फल नहीं दे पाया। ज्योतिष बहुत प्यारा विज्ञान है, नो डाउट, बशर्ते कि आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसको गहराई के साथ अध्ययन करो। यह नहीं है कि आज आपकी प्रेडिक्शन खराब हो गई है और आप हताश हो जाओ, हताश मत होइए। आप सोचिए कि मैंने बोला कि सप्तम का बृहस्पति है, तुम्हें पत्नी अच्छी मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन बृहस्पति की दशा के अंदर ही डिवोर्स हो गया। आप सोचो कि मैंने क्यों नहीं बोला, ये कहां कमी रह गई? तो ग्रह की जो त्रसित अवस्था है, जहां ग्रह त्रसित हुआ, हटो यहां से, त्रसित दूर करो इसको, दूर करो इसको, यह आदमी ठीक नहीं है, तो वहां पर बृहस्पति ठीक अवस्था में नहीं रहा। ग्रह की मुदित अवस्था भी होती है, मित्र के घर में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और गोचर में भी वो मुदित अवस्था में है, तो बहुत अच्छा फल करेगा। लेकिन साथ में जब भी आप किसी का फलादेश करो, महादशा का, अंतरदशा का,
और गोचर का, तो अपने दिमाग में रिसर्च कर लेना कि ग्रह को यह देख लेना तात्कालिक मित्रता तो नहीं है उसकी आज की डेट में, कहीं तात्कालिक दुश्मनी तो नहीं बना के बैठा हुआ ग्रह, यह भी ध्यान कर लेना। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मेरा मित्र है, मेरी बगल में है, और आकर के मेरी बगल में मेरे साथ ही दुश्मनी कर रहा है। मैं यहां स्पीच दे रहा हूं, मेरे पीछे से कह रहा है वोट मत देना इसको। मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ चल रहे थे गाड़ी में, मैं जैसे ही स्पीच देता पीछे से बोलता रहता था नहीं नहीं वोट नहीं देनी इसको, ऐसे हाथ हिलाता रहता था। तो किसी ने बताया कि आपके तो पीछे ये मना करता है। मैं कि ये बेचारा क्या करूं, ये तात्कालिक दुश्मन हो गया। तो ग्रह जब भी मूव करता है गोचर में, हमारे जैसा स्वभाव होता है उसका। हमारे जैसा स्वभाव इसलिए हो जाता है कि जब हम साथ साथ चलते हैं किसी के, तो उनके साथ मित्रता कर लेते हैं। ट्रेन में कितने लोगों की मित्रता हो जाती है, और ट्रेन में कईयों के साथ दुश्मनी भी हो जाती है। हवाई जहाज में दुश्मनी हो जाती है खामखा। वो बेचारा गर्दन में सो करके मेरे ऊपर गिर गया, मैंने कहा इधर हट, है ना, उसने क्या हो गया, मैं हट इधर, और वो हुआ क्या, तू में हुई और बात बढ़ गई, और एक दूसरे को नीचे उतरते ही देखेंगे, चलो नीचे उतरते ही देखेंगे एक दूसरे को, खामखा तात्कालिक दुश्मनी हो गई, और तात्कालिक मित्रता भी इतनी गहरी हो जाती है, नंबर ट्रांसफर हो जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे के साथ जाकर के होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करो तो ये देख लेना कि बृहस्पति की दशा चल रही है, अंतरदशा उसके मित्र चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा में गुरु में अच्छा काम होने वाला है, आपने प्रिडिक्ट किया, और चंद्रमा में गुरु में सस्पेंड हो गया। क्यों हुआ? तो आपको यह देखना पड़ेगा कहीं तात्कालिक उस समय चंद्रमा गुरु का दुश्मन तो नहीं था, और उसको देखने के लिए मित्र और दुश्मन के लिए मान लो 2 3 4 जहां मैं खड़ा हुआ हूं, 2 3 4 10 11 12, 2 3 4 10 11 12, अगर इन स्थानों पर कोई ग्रह है तो आपका तात्कालिक मित्र बनेगा, चाहे वो शनि क्यों ना हो। शनि और सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है। मैंने कहा इस समय तो सस्पेंड हो जाओगे, लेकिन उस समय उसकी प्रमोशन हो गई। ऐसा भी ज्योतिष में देखने को मिलता है, लेकिन यहां ज्योतिषी फ्रस्ट्रेट होता है, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये समझ लिए कि ज्योतिष के नियम सटीक है, हमें उनको कहीं ना कहीं देखने में गलती हो गई है। क्योंकि हो सकता है जिस समय सूर्य में शनि की अंतरदशा चल रही थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, आपने ये सोच के प्रेडिक्शन कर दी, लेकिन उस समय शनि ने सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता बना ली होगी। ये ध्यान कर लीजिएगा। इन चीजों को आप जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पर आपकी प्रेडिक्शन में बड़ी सटीकता आएगी। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, उससे पहले पंत जी कह रहे थे, पता ही है पंत जी कह रहे थे कि रावत जी की प्रेडिक्शन और भी कई प्रेडिक्शन, उनका आधार अभी महामंडलेश्वर अपना अवधेशानंद जी भी बता रहे थे, जो मदन मोहन मिठाई वाले जो राधे माँ को प्रमोट करते हैं, वो भी आए थे मेरे पास में। राधे माँ ने रिकमेंड किया था, क्योंकि मैं भी उनके साथ काफी जुड़ा रहा, विवादित हो गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रहों का ही खेल था। तात्कालिक मित्रता हो गई और बाद में फिर पहले तात्कालिक दुश्मन थे, बाद में मित्रता हो गई। तो कई बार क्या होता है कि उस समय आप प्रेडिक्शन को आप देखो ध्यान के साथ, कि मैं जो प्रेडिक्शन करने वाला हूं, दोनों शत्रु ग्रहों की प्रेडिक्शन करने वाला हूं, कहीं ये तात्कालिक मित्र तो नहीं चल रहे गोचर के अंदर, और अगर तात्कालिक मित्र चल रहे होंगे तो वो फलादेश आपका नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा। एक होती है लास्ट छठी अवस्था, क्षोधित अवस्था। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य और बुध एक साथ होते हैं ज्यादातर, सूर्य बुध शुक्र एक साथ हो जाते हैं ज्यादातर, और पाप प्रभाव अगर आ रहा हो तो वो फल अच्छा नहीं करेगा, वो बुद्धादित्य राजयोग भी अच्छा फल नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो रहा है। अगर किसी को कोई एक आध क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम है। अभी आचार्य बस जी को भी बोलना है, और भी विद्वान बैठे हुए हैं। अभी बोलता रहूंगा तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। एक प्रश्न है मेरा। जी बताइए। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जोशियों के पास सबके पास कमेंट्स आ रहे हैं कि
ज्योतिषी बताएं कि क्या युद्ध लंबा चलेगा या समापन की ओर होगा। ठीक है, ज्योतिषियों का क्या होता है, साइकोलॉजिकल चलते रहते हैं। उसने 5-7 मिसाइलें ज्यादा मार दी तो बोला भी लंबा चलेगा। भविष्यवाणी का पक्का दावा, मेरी भविष्यवाणी इतनी सटीक, इतनी सटीक, उतनी सटीक, ऐसा बोलते हैं। और अगर वो गलती से सटीक हो गई तो उसको चिपका देंगे दोबारा फेसबुक पे। देखा, मैंने बोला था ना। मैं जब पहले सम्मेलन हुआ करते थे तो जो यहां से भविष्यवाणी करते थे मैं उनसे पूछ लेता था, मैं कि बता दो सब भविष्यवाणी करते कैसे हो आप। और सारे दुश्मन हो गए राजेश जी। मैंने सबसे पूछ लिया, मैं कि भाई कौन सी सत्ता में सरकार आएगी बता दो। मैं कि बताते कैसे हो आप कि इतनी सीटें कटेंगी, ये वाली सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। ऐसी मिलीजुली भाषा बोलते हैं कुछ कि उसको इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो। लेकिन ये मैदनी ज्योतिष होती है। अब मेरे YouTube पे तो भविष्यवाणी 6 महीने पहले पड़ी होती। मैं हमेशा 6 महीने पहले कर देता हूं, ऐसा होगा भाई, ये विमान गिरेगा, फलाना गिरेगा, किसी की मृत्यु होगी, कुछ भी होगा, युद्ध होगा, फलाना होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो जैमिनी ज्योतिष होती है उसको जोन में आपको बांटना पड़ेगा। आप अपने ब्रेन को ड्रॉप करो रसिया के और उसके दोनों के बीच में, वहां जोन करके फिर उसकी प्लेनेट पोजीशन को आप देखो कि क्या पोजीशन चल रही है वहां पर। और जब जब भी मंगल और शनि जब जब भी एक साथ आते हैं तो युद्ध तो होगा। कितने डिग्री पे आए हैं उस लॉन्गिट्यूड पे होगा, नहीं तो हमारा पंचांग क्यों बोलेगा नॉर्थ ईस्ट में क्यों होगा, इधर की क्यों नहीं बोलता कि श्रीलंका में होगा, इधर का क्यों नहीं बोलता साउथ में होगा। लेकिन ये है कि अभी भी राहु का जो ट्रांजिट आ रहा है ये, और सूर्य के नक्षत्र में जाना ये, और मंगल शनि की युति रहना ये योग ऐसे हैं कि अभी इस युद्ध को शांत होने वाले नहीं है, इनमें भी परेशानी रहेगी। आप देखो कि जितने भी हमारे विश्व युद्ध हुए पीछे वो सब इसी तरह के स्टारों में होते हैं। विश्व युद्ध हुए या खाड़ी के युद्ध हुए या हमारा 71 का युद्ध हुआ, 47 का, 65 का, 62 का, जितने भी युद्ध हुए हैं इनमें मंगल का और शनि का रोल दोनों का बहुत बड़ा होता है। और बुरे नक्षत्रों पर राहु का मूवमेंट होता है, उस समय इस तरह की स्थिति होती है। तो जब भी इस तरह की प्रेडिक्शन करो तो उन देशों की भौगोलिक स्थिति की जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं वो फोकसें कितनी वहां पर डाल रहे हैं। अभी हम कहते हैं कि बच्चा कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, वो नीच के ग्रहों में पैदा हुआ, उसको बोला हमने कहा आप कनाडा भेज दो, उसको हमने साउथ पोल से नॉर्थ पोल में कन्वर्ट कर दिया, तो जो उसका शरीर बना था वो नीच के ग्रहों के लॉन्गिट्यूड पे बना हुआ था। हमने उसको उल्टा करके अमेरिका की तरफ भेज दिया। अमेरिका की तरफ जैसे ही भेजा तो उसकी जो फोकस है वहां पे आनी थी, ऐसे आनी थी और ऐसे चली गई। इसलिए राज जोशी हमेशा ये बोलते थे कि ये जो बच्चा है आप इसको देश निकाला दे दो या किसी दूसरे स्टेट में भेज दो तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। जो बच्चा परिवार पे भारी होता है, दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो उस समय विदुर महाराज ने कहा था कि ये कुल के लिए घातक है, या तो इसको मार दो और या इसको कहीं भेज दो, क्योंकि उसके ग्रहों की गति ऐसी होती है। इसलिए जब भी किसी पर शनि की 7.5 लगे, शनि की महादशा लगे, अगर वो स्थान परिवर्तन कर लेता है, लॉन्गिट्यूड पे ऊपर चला जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग शनि की 7.5 में कनाडा, अमेरिका वगैरह 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 चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।